अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम जो है हमारी डिस्कशन जो प्रीवियस लेक्चर में भी हुई उसमें हमने जो है 1970 वाला एरा जो है उसको डिस्कस करा। उसमें जो बेसिकली जो है मेजर जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो टाइम पीरियड था उसमें जो है हमने जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर डिस्कस करे, पर्टिकुलरली हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डिस्कस करा। तो उसी को हम फिर आगे अब एक्सटेंड करेंगे। नाउ वी वुड मूव 1977 टू ऑनवर्ड हम आगे जो है डिस्कस करेंगे 2013 तक चैप्टर 7 में। और चैप्टर 7 की अगर हम बात करें तो ये जो है रिमेनिंग 30 इयर्स जो हैं उनको जो है वो कवर करेगा। 30 ईयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मूव करते हैं 1977 टू ऑनवर्ड। पहले जो है हम 11 इयर्स 1977 टू 1988 तक डिस्कस करेंगे। दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ जनरल ज़ियाउल हक, अगेन अ डिक्टेटरशिप, मिलिट्री डिक्टेटरशिप टाइम जो था। और उसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो हमें क्या बताते हैं, इंडस्ट्री का ट्रेंड जो है वो किस तरह से रहा, उसको हम बेसिकली यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो आफ्टर द फॉल ऑफ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इन जुलाई 1977, जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं उनको जो है फांसी दे दी गई। उसके बाद जो है टेक ओवर करा जो है गवर्नमेंट को लेके आगे चले जनरल ज़ियाउल हक जो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप के तौर पे। तो इट वाज द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इन पाकिस्तान 60 और जितने भी ईयर्स हैं अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो किसी एक सिंगल इंडिविजुअल की ये सबसे ज़्यादा देर तक रहने वाली हुकूमत थी। जनरल ज़िया जब गवर्नमेंट में आए तो उससे पहले जो है नेशनलाइजेशन और वो सोसाइटी के जो सोशलिज्म से रिलेवेंट जितनी भी चीज़ें थी सोसाइटी में जो है वो अप्रूव कर रही थी। उन तमाम उससे पहले 1970 से पहले हमें पता है कि ज़्यादातर जो है वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो सफ़र शुरू हुआ था वो जो है प्राइवेटाइजेशन कन्वर्ट हुई फिर नेशनलाइजेशन में 70 में जब हमने देखा। तो वो 70 में जब नेशनलाइजेशन में कन्वर्ट हुई जितने भी मेजर पाकिस्तान के जो अदारे थे वो गवर्नमेंट ओन्ड हो गए। लेकिन उस तरह से मैनेजमेंट और वो तमाम इश्यूज जनरेट हुए। ऑब्वियसली वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है 1970 के टाइम में थोड़ा इंक्रीज हुई, लेकिन वहाँ पे जो है एफिशिएंसी जो है वो उस तरह से जो है वो अचीव नहीं हो सकी जिसकी वजह से जो है इतने अच्छे इकोनॉमिक इंडिकेटर या इतने अच्छे इकोनॉमिक नंबर भी हमें नज़र नहीं आए जो हमने प्रीवियसली डिस्कशन करी थी। तो जनरल ज़िया जो है उन्होंने 11 ईयर जो है वो गवर्नमेंट करी। ऑल्दो 1979 में उन्होंने लोकल बॉडीज इलेक्शन तो करवाए लेकिन कोई जनरल इलेक्शन या इस तरह के करवा के कोई प्रॉपर गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करी। रादर देन उन्होंने खुद से ही गवर्नमेंट को जो है वो कंट्रोल करा। कब तक करा? जब तक उनकी डेथ के टाइम तक जब वो एयर क्रैश में जब इस दुनिया से चले जाते हैं अगस्त 1988 में। तो उसके बाद जो है विद इन दैट टाइम पीरियड 1977 से लेके 1988 तक उनकी गवर्नमेंट में डिफरेंट अप्स एंड डाउन्स आए, डिफरेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी गई। नेशनलाइजेशन को दोबारा से जो है वो ख़त्म करके प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव करा गया। अगेन जो है इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज, एक्सपोर्ट रेलेवेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी गई और नेगेटिव लिस्टिंग इंपोर्ट
पे बैन की गई कुछ चीज़ें, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें थी वो इम्पोर्ट की जा सकती थी। और उसके साथ-साथ जो है करेंसी को जो है वो फ्लोट जो है वो छोड़ दिया गया रादर देन उसको कंट्रोल करने के। तो इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि एवरेज 6-7% पर ईयर के साथ करेंसी डिवैल्यू भी हुई। अ, देन अगर हम इसकी मेन चीज़ों की अभी बात कर लें तो ऑल्दो ये कहीं न कहीं इसमें सिमिलैरिटी हमें 70 से पहले वाला जो टाइम पीरियड था उसके साथ इसकी सिमिलैरिटी नज़र आती है। बिकॉज़ उस टाइम पीरियड में भी हमें इंटरनेशनल एड की सूरत में काफ़ी फाइनेंस जो है वो मिल रहा था। इस टाइम पीरियड में भी हमें जो है यूएस एड और वो तमाम चीज़ें जो हैं इस टाइम पीरियड में भी हमें जो है वो मिल रही थी। और दूसरा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन और प्राइवेटाइज़ेशन वहाँ पे भी गवर्नमेंट का एम था और यहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन और गवर्नमेंट प्राइवेटाइज़ेशन जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी में जो है वो शामिल था। Just as much as 1977 and 1888 period is distinct in its form and manner, the post-war period opened a very different age in Pakistan history. 1988 के बाद जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री और इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो एक नई हिस्ट्री स्टार्ट होती है। वहाँ से जो है डिफरेंट जो पब्लिक गवर्नमेंट्स हैं वो सामने आती हैं। विदिन 10 ईयर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती हैं। 1 ईयर, 2 इयर्स के लिए गवर्नमेंट भी आती हैं फिर चेंज हो जाती हैं। उसमें पीपल पार्टी जो है वो सामने आती है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, फिर उनकी गवर्नमेंट आती है। तो इसी तरह 2 ईयर 2 एंड हाफ ईयर जो है उसके बाद गवर्नमेंट चेंज होती है। कोई वहाँ पे जो है आपको लॉन्ग रन के लिए गवर्नमेंट वहाँ पे इस 90 वाले टाइम पीरियड पे आपको नज़र नहीं आती। तो इसी वजह से वो पॉलिसीज़ का तसलसल भी वहाँ पे नज़र नहीं आता है क्योंकि जो गवर्नमेंट जो है आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स जो है चेंज जब हुई तो फिर वो पॉलिसीज़ जो एक गवर्नमेंट फ़ॉलो कर रही थी वो दूसरी गवर्नमेंट जो है वो कहीं न कहीं उससे जो है वो डिट्रैक्ट हुई होती थी, अपनी पॉलिसीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही थी। तो इस वजह से फिर थर्ड जो हमारा इसी दौरान अगर हम फेज़ देख लें 1999 से लेके 2007 तक का टाइम पीरियड जिसमें जो है नवाज़ शरीफ जो थे प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद जो है चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है उनसे गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल लेके जो है मार्शल लॉ डिक्लेयर करते हैं अक्टूबर 1999 में। और जो अगेन जो है पावर एक दफ़ा डिक्टेटरशिप के हाथों में चली जाती है और डिफरेंट तरह की जो है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज़ कर दी जाती हैं पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज़ हैं और जितने भी इनके एक्शंस हैं, उन पे जो है वो कंट्रोल इम्पोज़ कर दिया जाता है और नेक्स्ट 8-9 इयर्स के लिए गवर्नमेंट जो है अगेन जो है वो डिक्टेटरशिप मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर आती है। ऑल्दो उस गवर्नमेंट के 2000 के बाद जो है इलेक्शन अनाउंस करवाए और मुस्लिम लीग काफ जो है वो सामने आती है। ऑल्दो कंट्रोल वहाँ पे कहीं न कहीं मिलिट्री डिक्टेटरशिप का ही होता है लेकिन जो है वहाँ पे जो है पब्लिक जो है गवर्नमेंट वो भी सामने नज़र आती है। फिर लास्ट जो है हमारे पास 2008 से 13 तक अगेन पीपल पार्टी पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो सामने आती है गवर्नमेंट में और ऑल्दो उस टाइम पीरियड में पर्टिकुलरली जो है मुशर्रफ का लास्ट कुछ टाइम पीरियड वहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और फिर इकोनॉमिकली अगर हम देखें इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें नज़र आता है कि मैनेजमेंट रोड मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ वो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान से जो है वो
मूव करना शुरू हो गई डिफरेंट अदर कंट्रीज में। इवन ए मेजर पोर्शन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मूव करी इर्द गिर्द के डिफरेंट कंट्रीज में, स्पेशली बांग्लादेश। तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की एक तरफ सिचुएशन, एक तरफ जो है वो लैक ऑफ रिसोर्सेज, लाइक इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज। तो तमाम इश्यूज को देखते हुए पाकिस्तान जो है एक गुजरता है। और 2013 के बाद अगेन जो है फिर गवर्नमेंट जब अपने 5 ईयर कंप्लीट करती है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद जो है अगेन जो है वो नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन जो है वो गवर्नमेंट में आती है। और आगे के जो 3-4 साल हैं फिर वो अपनी गवर्नमेंट को रन करते हैं। उसके बाद जो है विद इन हिज गवर्नमेंट जो है वो चेंज आता है और करंट इकोनॉमिक इश्यूज सामने आते हैं। और एक तरफ फिर नई गवर्नमेंट जो है वो सामने आती है 2018 एंड ऑनवर्ड। खैर उसको फिर हम देखेंगे। लेकिन अभी हम जो है अपने डिस्कशन जो है उसको वापस टर्न करेंगे टुवर्ड 1977 टू 1988। और फिर इस टाइम टू टाइम जो है ये पर्टिकुलर जितने भी टाइम पीरियड हमने डिस्कस कर रहे हैं इनमें हम डिटेल से भी देखेंगे कि किस टाइम पीरियड में कौन सा जो है टारगेट अचीव करा गया, कहाँ पे पाकिस्तान लैग करा गया, कहाँ पे जो है पाकिस्तान ने इश्यूज जो है उनको फेस करा। तो हम टाइम टू टाइम जो है ये इन चीज़ों को भी देख लेंगे। नाउ या ईयर्स 1977 से 88 की अगर हम बात कर लें, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ जो है फिनोमिनल ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है। पाकिस्तान जीडीपी जो ग्रोथ रहती है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में जो पब्लिश हुई, उसके अकॉर्डिंग 1988 से लेके 1980 से लेके 88 तक पाकिस्तान जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 6.5%, जो सिर्फ उस टाइम पे सिर्फ कोरिया, चाइना और हांगकांग की जो जीडीपी जो है वो उससे ज़्यादा थी। द ग्रोथ ऑफ रियल वेजेस इन पाकिस्तान, रियल वेजेस जो है वो पाकिस्तान जो लेबर रेट है, एम्प्लॉयमेंट की जो वेजेस हैं वो है, उसमें खाते हुआ जो है आप देख सकते हैं द ग्रोथ ऑफ रियल वेजेस इन पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग 1988 80 and 88 was just about the fastest in the world. One of the fastest growing real wages rate था at 6.2%। सिर्फ थाईलैंड में उस वक्त 7% जो है वो ऑब्जर्व करा जा रहा था। और पाकिस्तान और सिंगापुर में जो है वो 6.2 इक्वली जो है वो ऑब्जर्व करा जा रहा था। तो एक तरफ एक गुड एवरेज ग्रोथ जीडीपी में देखा जा रहा था और ये वेजेस इंक्रीज हुए उस टाइम पीरियड में। फॉर द पीरियड 1978 और 86 का जो टाइम पीरियड था उसमें ग्रोथ ऑलमोस्ट 7% की ग्रोथ अगर हम देखते हैं, फिर उसमें कंसिस्टेंसी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक और मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी ग्रो एट एनुअल रेट ऑफ, जो हम पर्टिकुलरली अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 9.5% से जो है उसमें ग्रोथ ऑब्जर्व करी गई 1977 से लेकर 1986 तक। और एंड इन्वेस्टमेंट इन मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री ग्रो एट एन एवरेज ऑफ 18.2% पर एनम। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट इन मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, तो वो 18.2% से इस टाइम पीरियड में 1977 से लेके 88 तक उसमें जो है वो ग्रोथ जो है वो नोट करी गई। वाइल द टोटल प्राइवेट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडेड एट 15.6% पर एनम। और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी वो 15.6
पर एनम जो है उसमें इंक्रीज़ आया। जैसा कि हमें पता है कि इस गवर्नमेंट से पहले जो है वो तमाम चीज़ें नेशनलाइज़ हो गई थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, लेकिन इस टाइम में फिर अगेन क्या हुआ, वो चीज़ें जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ हुई। वो इंस्टीट्यूट जो का नेशनलाइज़ करे गए थे वापस जो है वो प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ मूव कर गए। This is indeed a very impressive performance by any standard, whether in the comparison with the performance of the Ayyub regime or with the newly industrialized country in the same period. अगर हम जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से तो उस टाइम पे जो परफॉर्मेंस रही 7% की ग्रोथ रेट 10 सालों में और उसके साथ-साथ जो है रियल वेजेस में भी एक खाते का इंक्रीज़, वो ना सिर्फ विद इन पाकिस्तान की बाकी गवर्नमेंट के साथ अगर कंपेयर करें तो एक बेहतर परफॉर्मेंस थी, बल्कि जो है अगर आप देखें उस टाइम पे डिफरेंट अदर कंट्रीज़ की जो परफॉर्मेंस थी, वहाँ पे भी आप कंपैरेटिवली जो है कह सकते हैं कि एक अच्छी परफॉर्मेंस कंसीडर की जा सकती थी। तो उस टाइम पे जो मेजर हम अगर यहाँ पे कुछ फिगर देख रहे हैं ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट जो हमारी प्रोडक्शन अगर हम कह रहे हैं आउटपुट जो है वो कितनी परसेंटेज से इंक्रीज़ हुआ, फिर हमारी लेबर जो है वो उसके रिसोर्सेज़ कितनी परसेंटेज से इंक्रीज़ हुए, कैपिटल स्टॉक जो है वो कितने परसेंटेज से इस टाइम के दौरान ऑन एवरेज इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पे हमें कुछ नंबर मिलते हैं और टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी आउटपुट जो है वो उसकी रेशो क्या रही। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो है उसको डिस्कस करा था जस्ट लाइक एफिशिएंसी अगर इसके नंबर पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है जितने आपके लेबर और कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, उसी तरह आपकी आउटपुट भी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। अगर आपकी कैपिटल और लेबर तो इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन आउटपुट उस रेशो से इंक्रीज़ नहीं कर रही तो इट मीन कि आपका टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, इनएफिशिएंसी जो है आप कहीं न कहीं वो शो कर रहे होते हैं। तो इस टाइम पीरियड में क्योंकि कैपिटल स्टॉक जो है उसमें खातिर-ख़्वाह इंक्रीज़ हुआ लेकिन आउटपुट जो है अगर हम कंपैरिज़न करें तो उस तरह से इंक्रीज़ नहीं हुई। ऑल्दो आउटपुट जो है वो उसमें ग्रोथ नज़र आती है, लेकिन जो जिस रेट से कैपिटल स्टॉक जो है वो इंक्रीज़ होता है उस तरह से जो है हमें फिर ये नंबर जो है वो पॉज़िटिव में नज़र नहीं आते, ये नंबर जो है हमें नेगेटिव में नज़र आते हैं। तो यहाँ पे जैसा आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करें कि डिफरेंट सेक्टर्स में आउटपुट जो है वो कितने रेट के साथ इंक्रीज़ हुई इस टाइम पीरियड में। आप डिफरेंट इंडस्ट्री को यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम इंडस्ट्रीज़ के जो नंबर हैं वो आप फ़ोकस कर सकते हैं और ऑन एवरेज आप देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड रहा। फिर लेबर जो है उसमें कितना इंक्रीज़ आया इसी टाइम पीरियड में डिफरेंट सेक्टर्स में और फिर इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल स्टॉक का जो है वो कितना इंक्रीज़ हुआ और उसी तरह रिसोर्सेज़ के इंक्रीज़ होने के साथ-साथ आउटपुट की रेशो जो है हमें क्या बता रही है, उसकी बेस पे हम टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को देखते हैं कि वो उस तरह से जो है इस टाइम पीरियड में हमें ग्रो करते हुए या जो है वहाँ पे नज़र नहीं आई। इसको हम अगर हम 5 ईयर प्लान की बात करें तो आफ्टर द 1960 देयर आर डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स हमें मिलते हैं। उन 5 ईयर में जो है डिफरेंट पॉलिसीज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करी जाती थी और उनके टारगेट सेट करे जाते थे, फिर वो अचीव कैसे किए जाएँगे और उनके बारे में रिपोर्ट करा जाता था। आप इसी बुक में मैं आप लोगों को फर्दर जो है वो फर्दर रीडिंग के लिए आपके नॉलेज के लिए वो चैप्टर्स बता दूँगा, जहाँ पे आपको ये डिफरेंट प्लान्स की डिटेल जो है वो मिल जाएगी। आप डिफरेंट इकोनॉमिक प्लान जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो आपको मिलेंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हम डिस्कस करते हैं कि एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट जो आउटपुट इंक्रीज़ हुआ डिफरेंट सेक्टर्स में
फूड ले रहे हैं, बेवरेजेस ले रहे हैं, टोबैको ले रहे हैं, टेक्सटाइल, ये तमाम जितने भी हमारे जो है इंडस्ट्रीज़ थी इनमें जो है आप देख सकते हैं कि एवरेज जो इंक्रीज़ था वो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। वी हैव 10.4%, पर्टिकुलरली फिफ्थ जो प्लान था या फर्स्ट 5 ईयर थे इस गवर्नमेंट में, तो उसमें जो है वो ज़्यादा एवरेज इंक्रीज आया कंपैरेटिवली जो अदर 5 ईयर थे हमारे पास, उसमें जो है वो ऑल्दो इंक्रीज था लेकिन नंबर जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज होता है। इसकी डिटेल फिर आपको यहाँ पे जो है अगर आप रीड आउट करेंगे इसको तो आपको डिफरेंट यहाँ पे डिटेल भी इसकी मिल जाएगी। इसी टेबल जो है 7.1 की और 7 पॉइंट आपके पास 2 और 3 की जो है डिटेल जो भी आपकी डिस्कशन यहाँ से आप फर्दर भी कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें फर्दर देखें कि इस गवर्नमेंट में और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। अगर हम टेबल 4 को देखें 7.3 को पहले देख लेते हैं। 7.3 में अगर हम बात करें तो एक तरफ हमने बात करी यहाँ पे वैल्यू एडेड फॉर लेबर एंड कैपिटल। अब जितना एडिशन हुआ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि कैपिटल की वजह से कितनी परसेंटेज ऐड हुई और लेबर की वजह से कितनी जो है, क्योंकि हमारे पास दोनों ही इनपुट के तौर पे यूज होता है, लेबर भी और कैपिटल भी। इन दोनों इनपुट को यूज करते हुए आप आउटपुट जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन जो हमने लास्ट टाइम आउटपुट के कॉलम में देखा। अब उस जितनी भी प्रोडक्शन हुई, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हुई, उसमें लेबर का कितना कंट्रीब्यूशन था, मतलब लेबर इंटेंसिव कितनी थी वो, और उसमें जो है वो कैपिटल का कितना कंट्रीब्यूशन था, कैपिटल की वजह से कितनी वैल्यू जो है उसमें ऐड हुई। तो यहाँ पे जो अल्फा एंड बीटा रेफर टू द शेयर इन वैल्यू एडेड फॉर द लेबर एंड कैपिटल इन द ईयर एंड कैपिटल इन द बेस ईयर रिस्पेक्टिवली। जो अब अगर हम फूड और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमें जो है वो इस टाइम पीरियड में लेबर इंटेंसिव जो था वो 13% मिलता है और 87% जो है कैपिटल इंटेंसिव हमें नजर आता है। कैपिटल जो है वैल्यू एडिशन ज्यादा कैपिटल की वजह से नजर आता है। एज वी डिस्कस है कि यहाँ पे जो है कैपिटल स्टॉक और लेबर जो है फूड इन सब का रिलेशनशिप, यहाँ पे जो नंबर इसी को हमने यहाँ पे एक्सटेंड करा है। डीकम्पोजिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हमने देखी कि लेबर की वजह से कितनी वैल्यू एडिशन हुई उसमें और कैपिटल की वजह से। फिर अगर हम देखें कि यहाँ पे 13 एंड 87 11%, फिर लेबर की वजह से 89%, इसी तरह 4% और 96%, 49 51%। यहाँ पे आप देखें तो 24 76 13 87, तो ये परसेंटेज जो है दोनों में लेबर में, और लेबर की कितनी वैल्यू एडिशन थी उसमें, और कैपिटल जो है फाइनेंस और वो कैपिटल जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, और कैपिटल वो मशीनरी और तमाम चीज़ें, उनकी एडिशन जो है वो कितने परसेंट रही मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ में। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज हर इंडस्ट्री में आपको मिल जाएगी, हर सेक्टर की आपको यहाँ पे नजर आएगी। आप जो भी रेलेवेंट डिस्कशन यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम या आप कैपिटल ओरिएंटेड चीज़ों की बताना चाहते हैं तो आप कैपिटल की जो ज़्यादा हैं उनको नोट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप लेबर इंटेंसिव ज़्यादा देखना चाहते हैं तो लेबर की आप यहाँ से जो है कोट कर सकते हैं। तो लेकिन अगर हम देखें कि शेयर ऑफ लेबर क्या है, वो 11% शेयर ऑफ लेबर रहा और शेयर ऑफ कैपिटल जो है वो 71% रहा। और अब देखें मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रोथ हुई, हमने इस केस में अगर हम फूड और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बात करें तो 83% जो है, आप कह रहे हैं अगर 83.1% जो है हमने रिसोर्सेज को यूज करा और 100% प्रोडक्शन करी। इसका मतलब है बाकी जितनी भी प्रोडक्शन थी, शेयर ऑफ टीएफई टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो है हमने एफिशिएंसी अचीव करी
88% इस पर्टिकुलर सेक्टर में देखें। और जिस सेक्टर में ये नंबर नेगेटिव में होगा, इसका मतलब है वहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज़ ज़्यादा थे, लेकिन हमने उस रेट से जो है वो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है वो शो नहीं करी। अगर हम दूसरा सेक्टर देख रहे हैं बेवरेजेज़ इंडस्ट्री का, इसमें क्या है, 16% जो है वैल्यू एडिशन हुआ, शेयर ऑफ लेबर है, और 176% जो है कैपिटल जो है वो उसकी वैल्यू एडिशन है, वो उसमें इंक्रीज आया। लेकिन जो है आपका शेयर ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है वो -92.227 में चला जाता है। आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे, शेयर ऑफ लेबर और शेयर ऑफ कैपिटल को, और माइनस कर देंगे इसमें से ये वाला जो है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का नंबर, तो आपके पास वही 100% जो है वो नंबर आ जाएगा। जैसे हमने क्या करा, इन तीनों को ऐड करा था, दिस नंबर हेडिंग बाय दिस नंबर, फिर हमने ये वाला नंबर ऐड करा था, टोटल 100% हमारे पास आ गया था। ठीक है? तो 83% रिसोर्सेज यूज़ करके हमने जो है 16.88% एक्स्ट्रा अचीव करा फूड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उस टाइम पीरियड पे। लेकिन हमने 176% रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल, 16.02% रिसोर्सेज ऑफ लेबर, अगर हम देखें 192.27% रिसोर्सेज यूज़ करते हुए हमने 100% अगर प्रोडक्शन करी है, तो इसका मतलब अगर आप इन तीनों नंबर को ऐड करें तो इसका आंसर भी हमारे पास 100% आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज, कैपिटल के रिसोर्सेज जो है वो आइडल गए वहाँ पे, और उस तरह से हमने एफिशिएंसी कैपिटल को लेके अचीव नहीं करी। तो इसी तरह बाकी में देख सकते हैं जहाँ पे आपको जो है वो नंबर मिल जाएँगे। टोबैको में देख रहे हैं रिसोर्सेज कैपिटल जो है उसमें खातर-ख्वाह इंक्रीज़ हुआ। ये इस वजह से भी था कि क्योंकि वो नेशनलाइज़ेशन से हम मूव कर रहे थे वापस प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जितनी भी इन्वेस्टमेंट आ रही थी उसकी वजह से वो शेयर ऑफ कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था। लेबर जो है ऑलरेडी वो पिछले टाइम पीरियड में जो है इंडक्ट की जा चुकी थी, जो है वो इंस्टीट्यूट जितने भी थे या जितने भी अदारे थे, इंडस्ट्री थी, जितने भी सेक्टर्स थे, वो उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर रहे थे। तो लेबर को वहाँ पे उसकी एडिशन इतनी नज़र नहीं आती उस टाइम पीरियड में, लेकिन हमें कैपिटल की एडिशन जो है, इन्वेस्टमेंट की एडिशन जो है, वो हमें खातर-ख्वाह जो है वो नज़र भी आती है यहाँ पे नंबर। अगर उसी रेशो से अगर लेबर और कैपिटल जो है अचीव करते हैं और साथ हम उतनी ही एफिशिएंसी से आउटपुट भी जनरेट कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यहाँ पे पॉजिटिव के नंबर हमें नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी नेगेटिव के नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो उस हद तक नहीं है जिस हद तक आपके जो है इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आई थी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है ऐड हुई थी। अ ठीक है? आप यहाँ पे जितने भी हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं कि लेबर की वैल्यू एडिशन कितनी थी, कैपिटल की वैल्यू एडिशन कितनी थी, फिर हमने एफिशिएंसी अचीव करी या नहीं करी। अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव में है, इट मीन कि हमने वहाँ पे एफिशिएंसी अचीव करी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी हमें बताता है। अगर नेगेटिव में है तो इसका मतलब रिसोर्सेज़ ज़्यादा यूज़ करे, आउटपुट कम जनरेट करा हमने, यहाँ पे देखा जा सकता है। तो वन ऑफ द मेजर जो हम इस पे कर सकते हैं कि के हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ होते हुए आउटपुट जो है उस तरह से इस टाइम पीरियड में हमने जो है वो जनरेट नहीं करा। अब हम पर्टिकुलरली मूव करते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी उस टाइम पीरियड पे क्या रही, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हम देख लेते हैं। अ, अगर हम बात करें 1978 और 88, the only epic in the country 48 ईयर की जो हिस्ट्री है हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो फॉर्मेट करी गई, वन ऑफ द अगर हम 11 ईयर के लिए जो हमने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, वन ऑफ द लेंथी पॉलिसी आप कह सकते हैं कि जो लंबे अरसे तक इम्प्लीमेंट की गई। अ, फिर हम बात करें उस पर्टिकुलर रेजीम की, ज़ियाउल हक वाले रेजीम की, तो कंसिस्टिंग ऑफ 2 सब पीरियड 1978 से लेके 81 तक के 4 ईयर, और फिर उसके बाद 82 से लेके 86 तक के 4-5 ईयर। तो इस तरह अगर हम इन दोनों को देखें, या
हम वाइल फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज टोक्यो जो है, उनके अकॉर्डिंग जो है ये थ्री ऐसे पीरियड में जो है वो परफॉर्मेंस जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो है उनको डिवाइड किया जाता है। वो थ्री टाइम पीरियड जो है 1977 से लेके 81, विच वाज द पीरियड ऑफ वो टाइम पीरियड था जिसमें ये कोशिश करी गई कि प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस जो है उसको जो है रिस्टोर करा जाए। जो नेशनलाइजेशन के बाद जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वहां से निकल गई थी, उसको वापस जो है वो रिस्टोर करा जाए। फर्स्ट जो 1977 से लेके 81 तक के टाइम पीरियड में मेजर पॉलिसी ये रही। उसमें उसके साथ साथ ये था कि पॉलिटिकल लिजिटिमेसी हासिल करी जाए। उसके साथ साथ जो है 1982 और 85 वाला अगर हम टाइम पीरियड देख रहे हैं तो उसमें क्या था कि फोर्सफुल ड्राइव टुवर्ड द इस्लामाइजेशन विच फॉरवर्ड द regime ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द पावर। उसके साथ साथ अगर हम 82 और 85 में देखें तो सोसाइटिकल, अगर हम सोसाइटी में देखें तो डिफरेंट चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई कि सोसाइटी को इस्लामाइजेशन की तरफ लेके जाया। इसके साथ बहुत सी पॉलिसीज ऐसी बनाई, बहुत से रूल्स ऐसे इंट्रोड्यूस करे गए जो इस्लामिक सिस्टम के अकॉर्डिंग हो। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश हमें नज़र आती है जो इस्लामाइजेशन की तरफ जो हमें लेके जाए। फॉर एग्जांपल जितने भी इस्लामिक लॉज हैं उनको कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करी गई। उसके साथ-साथ इंटरेस्ट, रिबा जो है उसको जो है बैन करने की कोशिश करी गई वहाँ पे। इससे इवन जो है डिफरेंट रूल्स सामने लेके आए गए। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड जो है उसमें जो आपको डिफरेंट लेजिटिमेसी से इवन जो है आपको टाइम पीरियड मिलता है जहाँ पे आप इस्लामाइजेशन और डिफरेंट जो है आप इस्लामिक रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाने की जो है वो कोशिश करेगी इस टाइम पीरियड में। और हम इसको देख भी लेते हैं कि इसका क्या किस हद तक ये इम्प्लीमेंट हुए और इसके रिजल्ट क्या फिर हमें नज़र आते हैं। एंड 1985 और 88 तक जो थर्ड फेज था इस गवर्नमेंट का, the attempt to disengage the government from the direct control of the economy। और गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था इकोनॉमी पे वो जो है फ्री इकोनॉमी की तरफ मूव कर दिया जाए, ताकि मार्केट की फोर्सेस खुद ब खुद जो है वो इकोनॉमी को कंट्रोल करें। डिमांड, सप्लाई और तमाम इंडिकेटर जो है रादर दैन गवर्नमेंट तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रही हो, बजाय इसके जो है वो अगर प्राइवेटाइजेशन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करके गवर्नमेंट को डिसएंगेज नज़र आए, वहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का वहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करी गई। तो ये 3 डिफरेंट फेजेज़ हमें मिलते हैं अगर हम अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक टोक्यो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 1977 से 81 तक का टाइम पीरियड में जो है जितने भी हमें पॉलिसीज़ मिलती हैं वो प्राइवेट सेक्टर की कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के बारे में मिलती हैं। मेजर जो हम अगर बात कर रहे हैं फिर 82 से 5 तक हम डिफरेंट लॉज और इस्लामाइजेशन की तरफ मूव करते हुए नज़र आते हैं। फिर 85 से 88 तक गवर्नमेंट अपना डायरेक्ट कंट्रोल जो चीज़ों पे था उसको डिसएंगेज करती हुई नज़र आती है। तो बेसिकली ये 3 टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। One of the most important concern of the new Zia regime in mid 1977 was need to restore the business confidence। तो अगर हम पहली बात करें तो सबसे पहला जो टास्क था इस गवर्नमेंट का ज़िया regime में वो ये था कि बिजनेस जो है उसके कॉन्फिडेंस को जो है रिस्टोर करा जाए किसी तरह, पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर के कॉन्फिडेंस को, उनके मोटिवेशन को, तो वो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आ सकें इन ऑर्डर टू रिसीव द इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। क्योंकि नेशनलाइजेशन की वजह से वो तमाम फर्म, जो तमाम इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट ने अपनी जो है कस्टडी में ले ली थी, टेक ओवर कर लिया था उस पे, तो वो तमाम चीज़ें जो है इस गवर्नमेंट ने वापस जो है वो रिस्टोर करने की कोशिश करी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करा, बिजनेस एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करा, डिफरेंट जो है वो जो है सब्सिडीज़ अनाउंस करी गई एक्सपोर्ट, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट के लिए। तो मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ जनरल ज़ियाउल हक, लाइक द मिलिट्री ऑफ फील्ड मार्शल अयूब खान
made the decision that private sector was to play the leading role in the industry sector. Similarly, जैसे अयूब खान के टाइम पीरियड में भी मिलता है कि उनकी पॉलिसी में भी कहीं न कहीं ये रहा कि प्राइवेट सेक्टर जो है वन ऑफ द लीडिंग जो है वो रोल प्ले करेगा इंडस्ट्री सेक्टर में। तो यहाँ पे भी हमें इसी तरह की पॉलिसी जो है वो नज़र आती है। Amongst the earliest step taken by the Zia government in September 1977, अगर हम बात करें जो अर्लीस्ट स्टेप थे उसमें सबसे नंबर वन तो यही था कि प्राइवेट सेक्टर को जो है वो सामने लेके आया जाए और डी नेशनलाइजेशन की जाए जो नंबर ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज थी। बहुत सारी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज थी हमने कहा कि वो 70 वाले टाइम पीरियड में आपको पता है नेशनलाइज कर दी गई थी। इस टाइम पीरियड में जो अर्लियर डिसीजन मेकिंग करी गई वो यही था कि ये जितने भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री थी लाइक राइस से रेलेवेंट, फ्लोर मिलिंग से रेलेवेंट, कॉटन जिनिंग से रेलेवेंट, ये जितनी भी मेजर इंडस्ट्री थी इनको अब फिर जो है डी नेशनलाइज कर दिया जाए। जो बेसिक लॉजिक वहाँ पे प्रेजेंट करा जाता है कि इनको जो डी नेशनलाइज करने का वो ये था कि इनकी इनएफिशिएंसी की वजह से वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है रिसोर्सेज जो हैं वो तो पुट किए जा रहे थे लेकिन आउटपुट जो है उस तरह से वो जनरेट नहीं हो रही थी। तो वन ऑफ द मेजर रीज़न के हम जो है वहाँ पे डी नेशनलाइजेशन की तरफ वापस मूव करें। In December 1977, a number of basic and heavy chemical and cement industry were opened to private sector. उसके बाद 1977 दिसंबर में बहुत से केमिकल सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो प्राइवेट सेक्टर के तौर पे जो है वो ओपन किए गए which also given a further incentive such as न सिर्फ वो ओपन करे गए उनको बहुत सारे इंसेंटिव भी दिए गए टैक्सेस जो टैक्स हॉलीडेज मतलब टैक्स जो की छूट जो है वो दी गई which was also given further incentive अगर हम बात करें इन मार्च 1978 की which was essentially aimed to encouraging the industrial activity in the less developed region वो कंट्री के वो रीजन जहाँ पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी वहाँ पे उनको टैक्स रिबेट दे के कि अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपसे जो है अगले कुछ सालों के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री वहाँ पे लगाई जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटी वहाँ पे क्रिएट हो और पाकिस्तान जो है अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सके। तो एक्सपोर्ट रिबेट जो दी गई वर आल्सो गिवन अ प्रायोरिटी एंड इन जून 1978 द इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वाज आल्सो रिड्यूस जो इंटरेस्ट रेट था उसको भी जो है वो कम कर दिया गया ताकि कम इंटरेस्ट रेट पे जो है वो डिफरेंट लोनिंग की जा सके इन सेक्टर्स को और वो कंट्रीब्यूट कर सके टुवर्ड द प्रोडक्शन। Some attempt was also made by the new military government to ease economic control and regulation, including the procedures sanctioning of the private sector investment. Private sector को जो business करने के लिए जो different वहाँ आप कह रहे हैं कि रूल्स इंट्रोड्यूस करे गए थे 70 वाले टाइम पीरियड में और उन तमाम चीज़ों को जो है उन सैंक्शंस को जितने भी हर्डल्स थी उनको ख़त्म कर दिया गया। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जो है वो आसान से आसान बनाया गया। If the prominence given to the private sector brought back memories of the अयूब खान era, तो ये वही चीज़ें जो अयूब खान के टाइम पीरियड में हुई थी प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करा गया था उसी की हमें जो है वो कॉपी यहाँ पे नज़र आती है। फिर अगर हम बात करें ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट की तो हमें ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हमें नज़र आता है उसको हम कंपेयर कर लेते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड में। अगर 75 से लेकर 6 तक हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किस रेशो से जो है वो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई वो इसके नंबर हम यहाँ पे देख सकते हैं। 75 से लेके इन नंबर को आप यहाँ पे जस्ट देख रहे हैं कि किस तरह जो है वो ग्रोथ और स्ट्रक्चर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट कैसे मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसके नंबर जो है वो इंक्रीज करे डिफरेंट सेक्टर में। देन वी मूव
फिर जैसे मैंने पहले कहा कि डिफरेंट 5 ईयर प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे। तो एज एन एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट विद चेंज इन द गवर्नमेंट इन 1977 केम अ चेंज इन द इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी। जो 1977 में जो है एक न्यू इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी के साथ सामने आया गया। द न्यू गवर्नमेंट इस जो है उसने क्या करा, 5 ईयर जो प्लान था और उसके साथ साथ जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी उसमें क्या था, इनफैक्ट देयर हैड नॉट बीन मच प्लानिंग आफ्टर वेरी सक्सेसफुल सेकंड 5 ईयर प्लान ऑफ द 1960। अगर हम 1960 वाले जो 5 ईयर प्लान था उसके बाद जब 70 में मूव करे, वहाँ पे हमें वो प्रॉब्लम जो नजर आए थे कि उस तरह से उन 5 ईयर प्लान का बेनिफिट नहीं लिया गया, पॉलिसी को आगे कंटिन्यू नहीं करा गया। वन ऑफ द रीजन वो बांग्लादेश सिनेरियो जो क्रिएट हो गया था, उसके बाद वो जो है पॉलिसीज, एक नई पॉलिसी जो है जुल्फ़िकार भुट्टो की गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट करी गई। और तो वो पॉलिसीज जो थी एक एक लॉन्ग रन के लिए बेनिफिट जो है उसका हो सकता था अगर वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट होती और बैड फैक्टर जो है वहाँ पे नहीं ना होता। तो अगर हम इस टाइम पीरियड में उस 5 ईयर प्लान की बात करें तो मेजर जो चीज़ें रहीं, जितने भी प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट गुड इंडस्ट्री थी बेस्ड ऑन इंडिजिनस रॉ मटेरियल, जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोकल जो मटेरियल है, लोकल इंडस्ट्री है, उसको जो है वो एप्रिशिएट करा गया कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करा जाए। ओके, लेट मी चेक द टाइम इफ वी हैव टाइम, तो हम इसको कंक्लूड कर सकें। गिव मी अ मिनट। तो अगर हम वो 5 ईयर अगर पॉलिसीज जो इम्प्लीमेंट करवाई जा रही थी 5 ईयर प्लान, तो इस टाइम पीरियड में उस 5 ईयर प्लान को ज़्यादा वाले टाइम पीरियड में बेहतर अंदाज से इम्प्लीमेंट करवाया गया। जो भी हमारे इकोनॉमिक आप कह रहे हैं इकोनॉमिक मैनेजर ऑफ द ज़िया regime were looking for the short and medium term gain procure from the boost in textile export। तो वो जितनी भी पॉलिसीज थी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी थी ताकि शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में जो है वो उन पॉलिसीज के थ्रू अब बेनिफिट जो है वो गेन किया जा सके। ग्रोथ इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वाज प्रोजेक्टेड एट हाईली एम्बिशियस रेट ऑफ 12%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ रेट रखा गया, जो टारगेटेड ग्रोथ रेट वो 12% रखा गया और सरप्राइजिंगली वो अचीव भी करा गया उस टाइम पीरियड में। The policy measure that distinguishes the Zia regime from the other before and after जर्नल ज़िया दैट द इस्लामाइजेशन। अगर हम डिफरेंशिएशन देखें अयूब खान के टाइम पीरियड में या उससे पहले जितने भी हमें गवर्नमेंट मिलती हैं या बाद की गवर्नमेंट मिलती हैं, तो मेजर डिफरेंस जो रहा वो इस्लामाइजेशन का डिफरेंस रहा। इनफैक्ट इट बिकम द जर्नल ज़िया's government and his own mission to purify Pakistan society from the all ills and evil had become ingrained। जितने भी इवल्स बुराइयां थी, जितने भी बैड इवेंट्स थे, उनको जो है वो डिस्करेज करें अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉज, जो है वो चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करवाया जाए। यहाँ पे इस गवर्नमेंट की जो है वो पॉलिसी मेजर पॉलिसी रही। इस्लामिक लॉज वर इनेक्टेड एंड कमीशन फॉर्म। डिफरेंट इस्लामिक लॉज जो थे वो इंट्रोड्यूस करे गए, उनको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करी गई। डिफरेंट कमीशन जो है वो कायम करे गए। इवन व्हेन द इकोनॉमी वाज ब्रॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लामिक लॉज, इकोनॉमी को भी जो है अंडर इस्लामिक लॉ जो है वो लाने की कोशिश करेगी ताकि इकोनॉमी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो भी इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग जो है उन पे वर्क किया जा सके। एंड द प्रिंसिपल राइटिंग इन लॉज और प्रिंसिपल जो इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे, कोशिश की जा रही थी, वही अगर हम इसको डिटेल से देखें तो वन ऑफ द आर्टिकल जो है वो उसमें हमें एक आर्गुमेंट मिलता है। द मेजर हॉलमार्क ऑफ द करंट फेज इज द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इस्लामाइजेशन ऑफ द कंट्री इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में इस्लामाइजेशन को जो है वो स्टार्ट करा गया।
caution step, the various steps are being taken so far. A few, and our framework is yet to acquire an इस्लामिक रुख. जितना अगर हम बात करें, जितने भी हमारे पास पॉलिसीज थी, उसमें जो है वो इस्लामिक रुख जो है उसको, इस्लामिक फ्रेमवर्क को जो है वो फॉलो करने की कोशिश करी गई. बट दिस इज द टास्क ऑफ हिस्टोरिक magnitude, starting with the lag of many centuries during which little effort could be made apply Islamic principle to the changing socio-economic condition and in the institutional structure in Muslim countries. उस टाइम पीरियड में कोशिश करी गई कि वो एक इस्लामिक सिस्टम जिसको हम छोड़ चुके थे उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करवाया जाए. बाकी तमाम कंट्रीज के साथ भी मिलकर इन चीज़ों पे काम करने की कोशिश करी गई. But given the people's commitment to the Islam and Islamic principle of the faith in God, social justice and fair play, the process which has been started is not likely to be reversed. Uh, अगर हम उसको उस सिस्टम की बात करें जिसको कोशिश करी गई इम्प्लीमेंट करवाने की, उसके नतायज उस तरह से नहीं आ सके, उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा सका. ऑल्दो उसके जो है सर्कमस्टांसेस उस टाइम पे जो भी थे, एक वॉर सिचुएशन स्टार्ट हुई, जो है अफगान वॉर स्टार्ट हुई. सोवियत यूनियन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आया, सोवियत यूनियन, अफगान वॉर, और उसके बाद जो है वो डिफरेंट चीज़ें शुरू करी गई पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व हुआ. वो खैर उसको हम डिटेल से वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन इसको कुछ इसमें हम चीज़ें ऐड करके हम इसको जो है सेक्टर को, इस सेशन को यहाँ पे हम वाइंड अप करेंगे. Before going into the detail of other factors जो यहाँ पे हुए इस्लामाइजेशन के साथ साथ, वो उसके रिजल्ट उस तरह से क्यों नहीं आ सके, ये हमारी डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट सेशन में जाएगी, क्योंकि हमारे पास अभी शॉर्ट ऑफ टाइम है, जिसकी वजह से इसको हम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे. नेक्स्ट सेशन में जो है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर डिवाइड जो करा गया, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में मूव करी, पब्लिक सेक्टर से इन्वेस्टमेंट निकल के प्राइवेट सेक्टर पे आई. और इसी तरह जितने भी डीरेगुलेशन हुई, लिबरलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करवाया गया, इसको थोड़ा सा मजीद कुछ नंबर के साथ हम देख लेंगे. और फिर एक्सक्यूज मी, फिर जो है हम वो कुछ पॉइंट्स देख लेंगे, कॉजेज ऑफ हाई ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ द जिम. जो इतने अच्छे नंबर हमें जीडीपी को लेके अगर नजर आते हैं इस टाइम पीरियड में, वो उसके कुछ रीजंस हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे. इसके साथ जो है हम ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे. नेक्स्ट सेशन में पहले 10-15 मिनट में इसको कंक्लूड कर लूंगा ज़्यादा वाले टाइम पीरियड को. फिर जो है हम मूव कर जाएंगे टुवर्ड आवर नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा एज ऑफ स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट का होगा. स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट का होगा, जो 1988 से ऑनवर्ड जो है उसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे. विद दिस ओके क्लास, विद दैट वी आर गोइंग टू एंड आवर टुडेज सेशन. इसके साथ जो हम अपना सेशन एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में जो है मुलाकात होगी. ओके, अल्लाह हाफिज़.